हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान जीवन में। संपूर्ण उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2। परीक्षावाणी का जो हमारा चैप्टर है उत्तराखंड शासनिक और प्रशासनिक ढांचा, उसका आज हम देखेंगे दूसरा भाग। उम्मीद है पहला भाग आपने ध्यान से देखा होगा। अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। ध्यानपूर्वक वीडियो आपने देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसी के साथ साथ आगामी परीक्षाओं के लिए परीक्षावाणी के अलावा उत्तराखंड की वन लाइनर सीरीज, उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज, सामान्य ज्ञान जीके सीरीज, उत्तराखंड जीके शॉर्ट वीडियो सीरीज, अजय रावत की सीरीज, ये सारी 3 से 4 सीरीजें अभी चल रही हैं। अजय रावत वाली सीरीज हम समाप्त कर चुके हैं। तो इस सारी सीरीज के लिंक, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ जाकर उनको ज्वाइन ज़रूर करें। जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो वीडियो आपने देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी परीक्षावाणी वाली किताब का फ्रंट पेज है, अभी लेटेस्ट जो चल रहा है। तो इसमें पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था, ये वन लाइनर वाला फॉर्मेट है, जिसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें क्या किया है इन्होंने, जितने भी हमारे परीक्षावाणी के सारे चैप्टर है उनके वन लाइनर फैक्ट दिए हुए हैं। हमने स्टार्ट किया है यहाँ पर से उत्तराखंड शासनिक और प्रशासनिक ढांचा। तो आज इसका दूसरा भाग है जिसमें हम ये चैप्टर समाप्त कर देंगे। उसके बाद अगले वीडियो हमारे आएंगे। ऐतिहासिक अध्ययन इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसको मैं अजय रावत में आपको फुल डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। तो वो वीडियो, आप ऐतिहासिक अध्ययन के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अजय रावत वाली वीडियो फॉलो करें। तो आज जैसे ही दूसरा चैप्टर हमारा समाप्त होगा तो हम सीधे चौथे चैप्टर की तरफ चलेंगे, भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। और एक और इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप यहाँ पर ये 9वां चैप्टर देख रहे होंगे, तो ये 9वां चैप्टर में क्या है, प्रमुख नगर, पर्यटन और धार्मिक स्थल। यानी इसमें क्या है, जितने भी हमारे जिले हैं, हमारे उत्तराखंड के टोटल 13 जिले हैं, इन संपूर्ण जिलों की जानकारी दी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस सीरीज को भी इसी के साथ साथ स्टार्ट कर दिया जाए। नहीं तो अगर चैप्टर वाइज लेते हुए चलेंगे तो ये सीरीज काफ़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि 13 वीडियो तो इसके आएंगे ही आएंगे। 13 जिले हैं तो 13 वीडियो बनेंगे। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये सीरीज चल रही है, दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है, तो इसी के साथ साथ ये 9वां चैप्टर भी हम साथ में चलेंगे, ताकि यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारे जिले भी समाप्त हो जाएँ। इसके बाद जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे परीक्षावाणी में, चैप्टर नंबर 4, उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। तो लगातार सेशन आपने फॉलो करने हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने वीडियो देखना है। फोटो साफ नहीं दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या करें, जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना है आपने। तो टॉपिक क्या क्या हैं आज हमारे, उत्तराखंड हाईकोर्ट के बारे में सीखेंगे। इसी के साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय व्यवस्था के बारे में आज हम सारे फैक्ट अपने उत्तराखंड से रिलेटेड समाप्त करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को नैनीताल में की गई थी। अगर पूछा जाए भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, तो भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां हाई कोर्ट है हमारा अमरावती हाई कोर्ट। तो उत्तराखंड का जो हमारा हाई कोर्ट बना था, ये उस समय पर भारत का 20वां हाई कोर्ट था। उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले अगर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहें तो ए देसाई, इनका पूरा नाम है अशोक अभयेंद्र देसाई। पहले कार्यकारी भी यही हैं और पहले मुख्य न्यायाधीश भी यही हैं, अशोक अभयेंद्र देसाई। तो दूसरे जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है सरोज होमी कपाड़िया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस वजह से भी हैं क्योंकि हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश भी बने हुए हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, ये फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगला फैक्ट है हमारे 7वें मुख्य न्यायाधीश, ये हैं जगदीश सिंह खेहर जी। और जगदीश सिंह खेहर जी सुप्रीम कोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं, आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान तक हमारे 11 मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं और अभी जो हमारे काम कर रहे हैं वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पे कर रहे हैं। तो जैसे ही 12वें मुख्य न्यायाधीश हमारे बनते हैं, जो पूर्ण रूप से न्यायाधीश का काम निभाएंगे, तो उनको आप उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अब सदस्यों के बारे में अगर मैं देखूं अपने उत्तराखंड हाईकोर्ट में, तो 2000 सन 2000 जब उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी तो इसमें 7 सदस्य थे। 7 का मतलब 6 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। 2003 में इनकी संख्या बढ़ाकर 9 कर दी गई, यानी
8+1 8 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या है 8+1+2। तो 8 क्या है, न्यायाधीश हैं, एक हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं और 2 हैं अतिरिक्त न्यायाधीश। तो वर्तमान में उत्तराखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अगर पूछता है तो 8+1+2 = 11 आपने ध्यान देना है। एक और हमारे उत्तराखंड के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, प्रफुल्ल चंद्र पंत, जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं 2004 में। 2013 में ये मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। इसी के साथ साथ 2014 में प्रफुल्ल चंद्र पंत जी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी बने हुए हैं। वर्तमान में ये जो हमारा मानव अधिकार आयोग है उसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। तो भारत में जो हाईकोर्ट के लिए व्यवस्था है, संविधान में इसके बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं उनके बारे में जानकारी देखते हैं। उससे पहले कुछ और फैक्ट, जो उत्तराखंड का हमारा हाईकोर्ट है, अगर पूछते हैं इस भवन का निर्माण किसने कराया है, तो इस भवन का निर्माण कराया है संटोनी मैकडोनाल्ड ने। संटोनी मैकडोनाल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाईकोर्ट से पहले यहाँ पर एक स्कूल भी था, आपने याद रखना है, ब्रॉन्सडेल स्कूल। हमारा हाईकोर्ट बनने से पहले जब उत्तर प्रदेश सरकार होती थी तो उस समय पर ये इनकी नैनीताल यूपी की क्या थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो यही भवन राजभवन के रूप में काम करता था, हमारा जो वर्तमान में हाईकोर्ट भवन है। तो हाईकोर्ट के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर पूछा जाए संविधान के किस आर्टिकल में हाईकोर्ट की बात करी गई है या उच्च न्यायालय की बात करी गई, तो आर्टिकल 214 इंपॉर्टेंट। राज्यों के लिए क्या होंगे, उच्च न्यायालय होंगे। आर्टिकल 216 अगर मैं आपको बताऊं, फैक्ट नोट जरूर करें आप लोग, इसमें हाईकोर्ट के गठन की बात करी गई है, हाईकोर्ट के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 217 अगर देखें, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इसमें दिया गया है आर्टिकल 217 में हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जानकारी दी गई है आर्टिकल 217 में। हाईकोर्ट में अगर पूछा जाए न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। हाईकोर्ट के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं हमारे राज्यपाल। अगर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों या न्यायाधीशों का कार्यकाल अगर पूछा जाता है तो हमने ध्यान देना है, इनका कार्यकाल होता है 62 ईयर्स, 62 वर्ष। अगर न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देना चाह रहे हैं तो ये अपना त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को, क्योंकि नियुक्ति किसने करी है, राष्ट्रपति ने, शपथ दिलाई है राज्यपाल ने, और त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को। अगर माना उत्तराखंड के कोई न्यायाधीश है, उनका ट्रांसफर यूपी में होता है, तो ये ट्रांसफर करने की शक्ति किसको दी गई है, तो ये ट्रांसफर करने की शक्ति दी गई है हमारे राष्ट्रपति को। और अन्य फैक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे वर्तमान में हमारे भारत में कितने हाईकोर्ट हैं, 25 हाईकोर्ट हैं। अगर पूछा जाए भारत का पहला हाईकोर्ट बताइए, फर्स्ट हाईकोर्ट था कलकत्ता, कब बना था, 1862 में बना था। सारे फैक्ट आपने नोट डाउन जरूर करने हैं। एक और चीज़ हम देख लेते हैं, आर्टिकल 165 जिसमें राज्यों के लिए महाधिवक्ता की बात करी गई है। महाधिवक्ता कौन होते हैं, ये राज्य के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं जो राज्य सरकार के लिए केस लड़ते हैं। अगर पूछा जाए उत्तराखंड राज्य के पहले महाधिवक्ता कौन है, तो इनका नाम है मेहरबान सिंह नेगी। मेहरबान सिंह नेगी। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है उत्तराखंड के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट के अगर पहले रजिस्ट्रार पूछे जाते हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले रजिस्ट्रार अगर हमसे पूछे जाते हैं तो उनका नाम हमने याद रखना है GCM रावत, GCM रावत। और इसी के साथ साथ अप्रैल 2001 में उत्तराखंड में फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी किया गया है अप्रैल 2001 में। सारे फैक्ट आपने नोट डाउन करने हैं।
महाधिवक्ता के बारे में एक और फैक्ट आपने ज़रूर ध्यान रखना है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं अगर पूछा जाता है तो इनकी नियुक्ति करते हैं हमारे राज्यपाल। उम्मीद है ये सारे फैक्ट आपने नोट डाउन जरूर करे होंगे। सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। अब देखते हैं उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन में हम दो चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पंचायती राज और उसके बाद हम देखेंगे नगरीय प्रशासन। तो पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वें संविधान संशोधन के तहत, जबकि नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 74वें संविधान संशोधन के तहत। अब इनके बारे में बहुत डिटेल अगर देखना चाहेंगे तो हम पॉलिटी में देखेंगे, अभी हम केवल उत्तराखंड पे फोकस करेंगे। तो स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड उत्तराखंड के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम देखेंगे। पहला फैक्ट है, राज्य में पहली बार पंचायती चुनाव कब हुए? 2003 में। तो पंचायती चुनाव हमने ध्यान देना है हर 5 वर्ष में होते हैं, फिर इसके बाद 2008, मतलब इसी प्रकार ये होते रहेंगे। मार्च 2008 में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 50% किया गया और उस समय अगर मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं तो उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी जी। उत्तराखंड का पंचायती राज एक्ट है 2016 का, जिसमें संशोधन किया गया है 2019 में। अगर पूछा जाए उत्तराखंड में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है तो हमारे प्यारे उत्तराखंड में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। सबसे बड़ा निकाय अगर इसमें पूछा जाता है तो ये है जिला पंचायत। तो इन सभी निकायों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। आपने पेन और कॉपी पकड़कर बढ़िया से बैठना है, इन चीज़ों को लिखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें है ग्राम पंचायत। अब इनके गठन इत्यादि के बारे में सारी जानकारियां मैंने लिखी हुई हैं। तो गठन अगर करना है तो इसके लिए जनसंख्या अगर पूछा जाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम जनसंख्या 500 की और अधिकतम 2000 की जनसंख्या होनी चाहिए, जबकि मैदानों में क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। न्यूनतम जनसंख्या 1000 जबकि अधिकतम जनसंख्या 10,000 होनी आवश्यक है। ग्राम प्रधान जो होते हैं वो ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है, यानी हम लोग उनके लिए चुनाव करते हैं, प्रत्यक्ष डायरेक्ट चुनाव करेंगे इनके लिए। पंचायत सदस्यों की संख्या अगर पूछा जाता है 7 से 15 के बीच में होती है। योग्यता अगर पूछी जाए तो 21 वर्ष इनके कंप्लीट होने चाहिए। जनरल और ओबीसी में है तो 10वीं पास होना आवश्यक है, ये भी लेटेस्ट संशोधन हुआ उसके तहत। और SC ST या महिला अगर ग्राम पंचायत में सदस्य या प्रधान आदि बनना चाहते हैं तो उन्हें 8वीं पास होना आवश्यक है। ग्राम प्रधान को शपथ दिलाते हैं खंड विकास अधिकारी या BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ग्राम प्रधान के कार्यकाल अगर पूछा जाए, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत की हर माह में एक बैठक होना अति आवश्यक है। ये अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अधिकारी को देते हैं। शपथ इनको खंड विकास अधिकारी दिलाते हैं, ब्लॉक लेवल के अधिकारी, लेकिन त्यागपत्र अपना देंगे जिला पंचायत अधिकारी को। इस स्तर पर यानी ग्राम पंचायत के स्तर पर बजट ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपने नोट डाउन करते रहना है। अब देखते हैं क्षेत्र पंचायत के बारे में जानकारी, क्योंकि 3 स्तर हमने देखे थे, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो अब देखते हैं क्षेत्र पंचायत के बारे में। इसके अध्यक्ष का चुनाव होता है, ये जो प्रमुख होते हैं ब्लॉक प्रमुख, अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। यानी इससे हम क्या समझते हैं, माना 50 सदस्य हम लोगों ने चुनाव करके चुने हैं क्षेत्र पंचायत के लिए, तो यही चुने हुए सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को क्या चुनेंगे, अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। जिनको हम चुनेंगे, डायरेक्ट वोट करेंगे तो प्रत्यक्ष होगा। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अगर किसी को चुनते हैं तो वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। सदस्यों का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रीति से होता है। पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं क्षेत्र पंचायत के? सभी ग्राम प्रधान आएंगे, विधानसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य आएंगे। पदेन सदस्य केवल बैठकों में मतदान कर सकते हैं। आमंत्रित सदस्य कौन कौन होते हैं अगर पूछा जाए क्षेत्र पंचायत में, तो क्षेत्र पंचायत से चुने गए जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत के आमंत्रित सदस्य होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में इनका गठन 25,000 की जनसंख्या पर होता है, मैदानी क्षेत्रों पर 50,000 की जनसंख्या पर। तो क्या क्या रहता है, अगर 25,000 से ऊपर की जनसंख्या है तो क्षेत्र पंचायत सदस्यों की न्यूनतम संख्या 20 और अधिकतम 40 हो सकती है, और मैदानी क्षेत्रों में 20 से 40 जो मिनिमम और मैक्सिमम संख्या है वो जनसंख्या होनी चाहिए 50,000।
क्राइटेरिया जनसंख्या का 50,000 का है। सदस्यों को शपथ दिलाते हैं एसडीएम, त्यागपत्र देते हैं जिला मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बजट इनका तैयार करते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या खंड विकास अधिकारी या क्षेत्र विकास अधिकारी, और यही सचिव भी होते हैं, इन्हीं को सचिव भी कहा जाता है। अब देखते हैं जानकारी जिला पंचायत के बारे में, जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा अंग है, सबसे बड़ा इकाई है या शीर्ष निकाय हम कहते हैं जिसे। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 18 से अधिक आयु के लोग करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव जबकि अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो यहाँ पर सचिव का काम करते हैं मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी। इसके जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं। हर 3 माह में इसकी एक बैठक आवश्यक होती है, और बैठक के लिए जो गणपूर्ति है तो 1/3 सदस्य है, यानी अगर 100 सदस्य होते हैं तो इसका 1/3 यानी 33 सदस्यों की आवश्यकता है बैठक को कंडक्ट कराने के लिए। उम्मीद है सारे फैक्ट आपने नोट डाउन करे होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। अगर पूछा जाए हमारे प्यारे उत्तराखंड में जिला पंचायत सदस्य कितने हैं, माफ करें, जिला पंचायतों की संख्या कितनी है, तो जिला पंचायतों की संख्या हमारे उत्तराखंड में है 13। क्षेत्र पंचायतों की संख्या अगर पूछी जाए, क्षेत्र पंचायत की संख्या हमारे उत्तराखंड में 95। जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या है 7793। ध्यान देना है, जो 2019 में भी चुनाव हुए लेटेस्ट, उसमें यही आंकड़े हैं सारे। अब इन्हीं में कुछ फैक्ट्स भी हैं हमारे, जैसे अगर पूछा जाता है अधिकतम सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें कहां पर हैं, यानी किस जिले में है, ये पौड़ी में है 1174। अगर पूछा जाए सबसे कम कौन से और जिले में ग्राम पंचायतें हैं, तो ये हरिद्वार में है। सबसे ज़्यादा है पौड़ी में, सबसे कम है हरिद्वार में। पौड़ी में 1174 हैं, जबकि हमारे प्यारे हरिद्वार में 302 हैं। सारे फैक्ट आपने नोट डाउन करते हुए चलना है। अब देखते हैं नगर निकाय प्रणाली या नगरीय स्वशासन भी कहते हैं इसे। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 73वें संविधान संशोधन के तहत, जबकि नगरीय प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो नगर निकाय प्रणाली भी 3 प्रकार की होती है, अब इन्हीं के बारे में हम सीखने वाले हैं। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे छोड़ी हैं, आपने इनके बारे में कुछ जानकारी देनी है। जैसे पंचायतों को लागू किया गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत, तो वहाँ पर संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। तो 9 का ए जैसे ही जोड़ा गया तो वो नगरीय निकाय प्रणाली के अंतर्गत आ गया। आर्टिकल 243 से ओ तक था उसमें पंचायतों के बारे में। ओ के बाद ये वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे, आर्टिकल 243 से 243 ब्रैकेट में क्या है, कौन से आर्टिकल हैं, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। ये मैंने आप लोग के लिए छोड़ा है। जैसे 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11 जोड़ी गई। तो 74वें के तहत क्या जोड़ा गया, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। पंचायतों में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और यहाँ पर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और हमारे प्यारे उत्तराखंड में त्रिस्तरीय नगर प्रशासन है। तो इन्हीं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले है नगर निगम। तो उत्तराखंड में वर्तमान में अगर नगर निगमों की संख्या देखेंगे, वो सारे पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। तो जनसंख्या, कितनी जनसंख्या पर नगर निगम बनेंगे उसका क्राइटेरिया देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों में 90,000 से अधिक और मैदानों में 1 लाख से अधिक की जनसंख्या होनी चाहिए। अध्यक्ष जो होते हैं, जिन्हें मेयर या महापौर कहते हैं, इनका चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है, यानी आम जनता इनको वोट करके चुनेगी। जबकि जो उप मेयर होते हैं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी जो भी चुने गए सदस्य होंगे नगर निगम के, वे ही उनको चुनेंगे। वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में कितने नगर निगम है अगर पूछेगा तो 9 नगर निगम है। पहले दिसंबर 2021 से पहले 8 नगर निगम थे। 31 दिसंबर 2021 के दिन एक और नगर निगम जोड़ा गया, श्रीनगर। तो 9 नगर निगम कौन कौन से हमारे, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। देहरादून, काशीपुर, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुद्रपुर, कोटद्वार, हल्द्वानी, रुड़की और श्रीनगर। फैक्ट नोट डाउन जरूर करें।
सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब देखते हैं नगर पालिका परिषद। अब यहाँ पर भी जनसंख्या का जो क्राइटेरिया है उसी के बारे में सबसे पहले देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या का क्राइटेरिया है 90,000 नगर पालिका परिषद के लिए, जबकि मैदानों में 50,000 से 1 लाख के बीच में जनसंख्या होनी चाहिए। नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर पूछा जाए हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद कौन सी है, तो ये है मसूरी नगर पालिका परिषद 1842 की। 1842 की। तो 3 स्तर कौन कौन से देखे नगरीय प्रशासन के? सबसे पहला नगर निगम, उसके बाद नगर पालिका, उसके बाद तीसरा आता है नगर पंचायत। ये अंतिम टॉपिक भी है हमारा। तो नगर पंचायत में अगर देखें तो जनसंख्या का क्राइटेरिया है 5,000 से 50,000। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है 5 वर्ष के लिए। पूछा जाए राज्य में कुल कितने नगर पंचायत हैं, तो इनकी संख्या है 44 + 3। 3 जो यहाँ पे नगर पंचायतें हैं उनमें जो सदस्य होंगे उनको मनोनीत किया जाता है, यानी वहाँ कोई चुनाव नहीं होगा। तो वो 3 सीटें कौन कौन सी हैं? बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ। बद्रीनाथ चमोली में, गंगोत्री उत्तरकाशी में, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग में। तो इसी के साथ परीक्षा वाणी का जो हमारा चैप्टर है आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर मैंने आपको बताया है, ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं, ये आप खुद भी कवर कर सकते हैं। अब हम पहला चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, यानी जो हमारा शासनिक प्रशासनिक ढांचा है समाप्त कर चुके हैं। तो इन चीज़ों को आप इस चैप्टर में देख लें। एक संक्षिप्त अवलोकन में जो वन लाइनर फॉर्मेट में सवाल दिए होंगे वहाँ से आप इनको कवर कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरे चैप्टर की, तो ये है संपूर्ण इतिहास। तो यहाँ पर इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं मिल पाते हैं, तो ये वाला पोर्शन आप हमारे अजय रावत वाली सीरीज से पूरा कर सकते हैं, जिसको मैं कम्प्लीटली समझा चुका हूँ। तो अगला चैप्टर जो हम देखने वाले हैं परीक्षा वाणी में, चैप्टर नंबर 4 अध्याय भौतिक संरचना, जलवायु और प्राकृतिक आपदाएं देखेंगे। इसी के साथ साथ हमारे उत्तराखंड के वन लाइनर की सीरीज, उत्तराखंड MCQ सीरीज, सामान्य ज्ञान GK सीरीज आदि सभी सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, उन सभी में जुड़ें, सारे वीडियो देखें जो आपने नहीं देखे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।